प्रवीण वहाँ जाके क्यों बैठ गए, अब मैंने जाना कि मंच क्यों छोड़ा। अब हम लोग जब मंच छोड़ने का मन करेगा तो क्या बहाना करेंगे। हाँ। आदरणीय मंच और मंच के सम्मुख बैठे हुए काशी के विद्वान शिक्षक, साहित्यकार, लेखक, प्रिय छात्र और छात्राओं, बनारस को लेकर के बहुत सारी बातें होती रहती हैं। आज का यह आयोजन, जिनमें 3 पत्रिकाएं ऑब्लिक पुस्तक मान लें तो 3 किताबों का जो लोकार्पण किया गया, जिन पर चर्चा हो रही है, यह हम सब काशी वालों के लिए विशेष गौरव का दिन है और यह आगे के दिनों में एक ऐतिहासिक परिघटना के रूप में दर्ज किया जाएगा। आप सोच नहीं सकते कि जब नागरी पचाणी पत्रिका का पहला अंक आया होगा तो उस समय वे सुविधाहीन लोग किस तरह से परस्पर 10-15 की संख्या में बैठे होंगे और उस पत्रिका का लोकार्पण करते हुए कितना अभिभूत हुए होंगे। आज हमारे पास इतने संसाधन हैं, सोशल मीडिया है, बहुत सारी स्थितियां हैं जिससे हम लोग केवल सभागार में बैठे हुए लोगों को ही संबोधित नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश दुनिया में जो लोग भी हमारी आवाज़ को सुनना चाहते हैं वे भी हमसे जुड़े हुए हैं। यह एक बड़ी बात है। मैं बनारस के बारे में इस बात को मानता हूँ कि बनारस एक अवलंबित और विलंबित शहर है और उस अर्थ में एक तरह का स्वावलंबी और स्वावलंबित शहर भी है। जब मैं स्वावलंबी और स्वावलंबित की बात करता हूँ तो इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ पर हर कड़ी दूसरे से जुड़ी हुई है। जो इस जुड़ाव को नहीं समझा वह काशी को नहीं समझ सकता। काशिस्थ होने की नागरिकता की बात तो बहुत बात की है। इसलिए सबसे पहले इन पत्रिकाओं से गुजरते हुए, इन पुस्तकों से गुजरते हुए जो बोध होता है वह यह होता है कि बनारस के भूगोल को ठीक से पहचानती हुई ये वे पुस्तकें हैं जिनको पढ़ करके विविध समय और अंतरालों में उपस्थित अनिवार्यतः जो साहित्यिक और वैचारिक तत्व हैं उनको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। यह केवल दस्तावेज नहीं है, यह काशी की धड़कन है और इसी नाते काशी की धड़कन को समझने के लिए सामान्यतः लोकार्पण और विमोचन शब्द नहीं दिया गया है, प्रकाशनोद्घाटन दिया गया है। जब यह बात आई मेरे सामने तो मैंने कहा था व्योम में से कि रहस्योद्घाटन इसके बाद होगा, लेकिन रहस्योद्घाटन से घबराने की बात नहीं है। असल में हम सब यहाँ पर बैठे हैं भावोद्घाटन के लिए। तो जो हमारे भाव हैं उस रूप में आपके बीच हम साझा करना चाहते हैं, जो इन पत्रिकाओं को और व्योमेश के कला और कौशल के जीवंत नमूने हैं। मैं इस बात को बार बार मानता हूँ और अक्सर नागरी पचारणी सभा और तमाम जो संस्थाएं होती मैं कहता हूँ कि मनुष्य की तरह संस्थाओं के भी भाग्य हुआ करते हैं। जिस सभागार में आप इस समय इसकी परिचर्चा कर रहे हैं, मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र, यह हमेशा से ऐसा नहीं था। इस सभागार में जब संजय कुमार और साथ में राजकुमार कुमार द्वय आए तो इसका अक्स ही बदल गया। इसका तब चेहरा नहीं तो इसमें इस तरह के आयोजन कभी होते नहीं थे, लेकिन इन दोनों मित्रों ने लगातार जो संयोजक के दायित्व पर हैं इस सभागार को हमेशा जीवंत बनाए रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही नागरी और ये भी है कि अगर यदि प्रबुद्ध व्यक्ति और ऊर्जावान व्यक्ति अगर संस्था के पद पर, मुखिया के पद पर बैठ जाता है तो बैठते ही उसके लक्षण दिखने लगते हैं। उसकी विलक्षणता, उसकी विचक्षणता दोनों बार बार ध्वनित होने लगती है। इसलिए इस मंच से मैं व्योमेश शुक्ल को बधाई देता हूँ कि न केवल उन्होंने नागरी पचारणी सभा को संभाला है, बल्कि उसको डिजिटल माध्यम से लोगों के भीतर लोकप्रिय भी किया है
और अब तो आप देख रहे हैं कि उसका जो कंडेंस्ड फॉर्म है, उसका जो संघनित स्वरूप है, इन पत्रिकाओं और पुस्तकों के माध्यम से हमारे पास आ रहा है। इस कारण से भी यह जो हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है। और मैं ये भी देख रहा था, जिसको कल ब्योमे से बात हुई थी, वही स्टॉल लगे तो क्या स्थितियाँ बनती हैं यहाँ पर, लेकिन आज मैं देख रहा था कि इनके स्टॉल पर बहुत भीड़ लगी हुई थी और लोग पत्रिका किताबें खरीद रहे थे। ऐसे नहीं था कि इसके पहले नागरिक प्रचारणी सभा लोग नहीं जाते थे, कुछ मिलता ही नहीं था। तो उस रूप में मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा कार्य इन्होंने किया है। ब्योमेस के पास बहुत सारे विकल्प थे इस कार्यक्रम को करने का, केवल यह सभागार ही विकल्प नहीं था। लेकिन इन्होंने क्या सोचा होगा मैं तो नहीं जानता, लेकिन ये इन्होंने मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र के महामना सभागार को ही क्यों चुना और क्यों नागरिक को लेकर यहाँ चले आए। इसके पीछे इनके मन में ज़रूर वह बात रही होगी कि ये आदरणीय पूज्य महामना मालवीय की देन थी कि नागरी ने 1900 में अपनी स्वीकार्यता अर्जित की। उसके पहले नागरी लिपि की स्वीकार्यता नहीं थी। इसलिए भी यह आयोजन यहीं पर होना था और अन्यत्र कहीं हो नहीं सकता। इसी वजह से यह सुशोभित भी हुआ कि महामना सभागार में हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। बनारस में सभा को लेकर के ब्योमेस ने जो काशिस्थ, नागरी और नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया या करवाया, वह भी एक अभूतपूर्व कला कौशल का नमूना है। लेकिन इन दोनों में, इन तीनों अगर आप देखिए तो ये जो सभा की पत्रिका है, प्रचारणी सभा और काशिस्थ, दोनों में जहाँ पूर्वजों की अनुगूंजें हैं, वहीं पर नागरी पत्रिका में समकालीन सृजनशीलता का उच्छलित आवेग है। जब समकालीन सृजनशीलता की बात करता हूँ तो आप देखेंगे कि नागरी पत्रिका में सारे संदर्भ, सारे लिखने वाले इस समय के हैं। काशी जिनके होने से काशी की उपस्थिति होती है। तो खास बात यह है कि आप देखिए कि यह जो पूरा उपक्रम ब्योमेस का है, यह केवल एक परंपरा की पुनर्नवता ही नहीं है, बल्कि समकालीन सृजनात्मकता का उच्छलित आवेग भी है। इस कारण से भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह भी कि यहाँ पर पुरखों की अनुगूंज ही सुनाई नहीं देती, समकालीनता का जीवंत स्वर भी सुनाई देता है। अब आप देखें कि यहाँ केवल वह पुराना स्पंद ही नहीं है, बल्कि आज की रचनाशीलता का जो परिस्पंद है वह भी यहाँ पर दिखाई देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे आयोजन के साथ ये चाहते तो बिना पत्रिका के भी कोई आयोजन कर सकते थे, बिना किताब के कोई आयोजन कर सकते थे। इन्होंने ऐसा नहीं किया। यह भी कर सकते थे कि मैं नागरी प्रचारणी सभा का प्रधानमंत्री हूँ, आप सब हमें प्रधानमंत्री के रूप में मानते ही हैं, और मैं तो कहता हूँ कि अपने प्रधानमंत्री के रूप में इनको संबोधित भी करता हूँ। और कहते ठीक है, हमारा काम चल रहा है, क्या फर्क पड़ता है, जैसे बाकी संस्थाएं चल रही हैं ये भी चले। लेकिन नहीं, इन्होंने उद्यम किया और उद्यम करके इस मुकाम पर सभा को पहुँचाया। तो केवल हाथ सूखा करके इन्होंने नहीं कहा कि मेरा हाथ सूख लो, मेरे पुरखे कितने महत्वपूर्ण थे, कितने महान थे। हाथ सूखा करके अपने पुरखों की दिव्यता का इन्होंने परिचय नहीं कराया, बल्कि अपने संकल्प से एक नया परिसर भी रचा है। तो ये जो अपने संकल्प से नया परिसर रचने की जो आहट है, जिसका संकेत है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर मुझे बहुत वो नहीं बोलना है कि बहुत विस्तार से सब किताबों बोलूँ, लेकिन एक जो नागरी है, नागरी जो पुस्तक है और जो पत्रिका जैसे आपका पत्रिका रूप में हमारे सामने आई है, वह कुछ बहुत अलग है। और ये अलगाव का कारण मैं समझता हूँ कि ब्योमेस जैसे संपादक का जो अघोरीपन है, अघोरी स्वभाव है, मैं ब्योमेस को एक अघोरी स्वभाव के रूप में देखता हूँ। अघोरी स्वभाव का मतलब एक तो ये होता है
निर्भयता के साथ काम करना, अवघड़ के रूप में काम करना, यानी पूरी निर्भयता के साथ काम करना। दूसरी बात यह है कि परिवेश को खोजने के साथ खुद को भी खोजना। तो जो व्यक्ति खुद के खोजने के साथ परिवेश को भी समृद्ध करता है, वही ऐसी रचनात्मकता को दे पाता है, क्योंकि ऐसी रचनात्मकता के लिए एक भय मुक्त उल्लसित नायक की ज़रूरत हमेशा होती है। तो जब भय मुक्त उल्लसित नायक की बात आप करते हैं तो आप समझ लीजिए कि किस तरह की मूर्धन्यता को आप सामने लाते हैं। व्योमेश के वक्तव्यों में, इनके लेखन में, खास के वक्तव्य में आप नोटिस किए होंगे, मूर्धन्य और मूर्धन्यता शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं। यह मूर्धन्यता यूं ही नहीं आई है कि केवल कह रहे हैं, मूर्धन्यता को इन्होंने पहचाना है, उसको रेखांकित किया है, और उसके प्रति इनके आकर्षण ने ही इस शब्द को जाने अनजाने इनके भीतर रचा बसा है। इस कारण से भी मैं समझता हूँ कि यह जो आयोजन है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस कारण से भी कि आज जब मीडिया के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में स्मृतियाँ विलुप्त होती जा रही हैं, स्मृतियों का लोप होता जा रहा है, हम अपने को ही जानने और पहचानने में इतना उद्यम कर रहे हैं कि अपने विरासत को, अपने पूर्वजों को पहचानने की हमारे अंदर क्षमता ही नहीं बची है। ऐसे में उस स्मृति को पुनर्जीवित करने का जो बड़ा अभियान इन्होंने इन पत्रिकाओं और पुस्तकों के माध्यम से चलाया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है कि यह शब्दों के आलोक की वापसी का प्रयास है, शब्दों के आलोक की पुनर्वापसी का प्रयास है। और मैं समझता हूँ कि यह एक पुराने नगर को उसके सांस्कृतिक वैभव से जोड़ने का भी प्रयास है। यह काशी बहुत पुराना नगर है, लेकिन केवल पुराना कह के काम नहीं चलेगा। उसका सांस्कृतिक वैभव क्या है, उससे समकालीन स्वर कैसे जुड़े, कैसे पहचाने, यह भी समझने की बातें हैं। तो अब बहुत सारी बातें इसके पहले हो चुकी हैं पत्रिका पर। शायद राजकुमार जी जो संपादक हैं वो अपनी बात करेंगे। मैं नागरिक संदर्भ में केवल इतना ही कहना चाहता हूँ और काशिस्त के बारे में कि यह पत्रिका बनारसी अखाड़े की पत्रिका है। और बनारसी अखाड़े की पत्रिका जब मैं कहता हूँ तो याद रखिए, बनारसी घराना नहीं कह रहा हूँ, अखाड़ा कह रहा हूँ। यह वह अखाड़ा है जिससे बनारस पहचाना जाता है। इसी अखाड़े में तैयार होकर के काशी के तमाम पहलवानों ने, तमाम वीरों ने देश और राष्ट्र के स्वाभिमान को सुरक्षित किया है। इस कारण से भी आप देखेंगे कि एक तरह का वो जो बनारसी अखाड़ापन जो दिखता है, अखाड़ेपन में सबसे बड़ी बात ये होती है, खुद को मजबूत करता है और दूसरों को मजबूत होने के लिए उत्साहित करता है। आप में से जो लोग भी यहाँ के पहलवानों का इतिहास जानते होंगे, पहलवानों के इतिहास पर प्रिय विंध्याचल यादव ने, जो हमारे हिंदी विभाग में ही सहायक आचार्य हैं, उन्होंने बहुत शानदार लेख लिखा है बनारस और विंध्याचल को लेकर के। उसमें जो अखाड़े की महत्ता है बनारस की, कि अखाड़े केवल मिट्टी के अखाड़े नहीं होते, मिट्टी के लोथ नहीं हुआ करते, उनमें एक विवेक संपन्न नागरिक तैयार किए जाते थे जो बनारस की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व देने को तैयार थे। वहीं से ननकू सिंह निकले, वहीं से भंकर भिक्षुक निकले, और वहीं से तमाम तरह के जो पहलवान हैं वो भी निकले। तो अगर आप इस तरह के देखेंगे, इस तरह की बातें करेंगे, यूसुफ गुंडा, अब यूसुफ गुंडा का जिक्र इन्होंने, यानी बनारस में, इस पत्रिका से पढ़ते आपको पता चला कि बनारस में गुंडों की कितनी बड़ी परंपरा रही है। इस पत्रिका में राजेश्वर आचार्य का लेख है, विश्वंभरनाथ मिश्र महंत संकट मोचन का लेख है, और डॉक्टर विजयनाथ मिश्र का लेख है, विंध्याचल यादव का लेख है, अरविंद मिश्र के लेख हैं, खुद व्योमेश शुक्ल का लेख है। इन सारे लेखों से गुजरते हुए अगर आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये पत्रिका में जो बहुवचनात्मकता है, कला है, संगीत है, साहित्य है, शब्दों की सत्ता है, यानी परस्पर अवलंबित जो शहर की संरचना है, उस संरचना से निकली हुई यह पत्रिका। यह न भी प्रकाशित करते तो कोई फर्क नहीं था। क्यों?
क्योंकि यह इस रूप में तो इसको आना ही नहीं था जिस रूप में आपके सामने आई है। ये बाई इंसिडेंट आई है, एक संयोगवश एक विरल दुर्घटना घटी जिसमें यह उपक्रम हो पाया। नहीं तो इस पर शायद आप लोग और उस विरल दुर्घटना को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा परेशान मैं ही हुआ करता था, क्योंकि मैंने भी एक लेख लिख दिया था। लेकिन व्योमेश ने कहा कि नहीं, काशी के माहात्म्य में चिंता न करिए, कुछ संयोग वसात कुछ अच्छी ही बातें होंगी। और आज सचमुच में जब नागरी आपके सामने आई है तो उस ऐतिहासिक गरिमा के साथ आई है, जिसे आप आज हमसे देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ के उत्सव हैं, पर्व हैं, मेले ठेले हैं, देव दीपावली के बारे में आपको दिखाई देगा। और जैसा मैंने कहा कि ये जो यहाँ के अब यहाँ देखिए, जैसे कि उतना लंबा तो किताब आप पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा, उस डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन पंडित बीसी जोग, गोपाल मिश्र की जुगलबंदी भी संगीत के घराने में जो हो रही थी, मतलब बनारसी ठसक के साथ, कि बीसी जोग ने चुनौती दे दिया सारंगी वादक गोपाल मिश्र को, और वह 5 रुपया महंत जी से लेके भागे गए कबीर चौरा और लौट के आए तो संकट मोचन के सभागार में जबरदस्त जुगलबंदी हुई। वो ऐतिहासिक थी। यह विश्वंभरनाथ मिश्र महंत संकट मोचन के लेख में इस तरह की बातें आपको मिलेंगी। यूसुफ खान जो गुंडा था, कैसे राजेश्वर आचार्य के सामने झुक गया था, जबकि उसके बारे में ये था कि बनारस में उसका जूता चलता था। अब नई पीढ़ी के लोग ये समझ सकते हैं कि एक ऐसा भी पहलवान यहाँ था, गुंडा था, जिसका जूता चलता था, यानी जूता दिखा करके लोग पैसा ऐंठ लिया करते थे। तो ये सब जो संदर्भ हैं, वो संदर्भों की जो बहुलता है वह यहाँ पर आपको बहुत मिलेगा। यहाँ पर आपको यहाँ के रामलीला के बारे में भी बहुत विस्तार से मिलेगा। लीला के कैसे तुलसीदास के समय से लीला शुरू हुई, कैसे मेधा भगत ने उसमें सहयोग किया, कैसे फिर रामनगर के रामलीला आई, वो सब ऐतिहासिक प्रसंग हैं। और मज़ेदार है कि विंध्याचल यादव के लेख में एक ये भी प्रसंग है कि भाई जैसे हम लोग वीरों पर बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, जैसे पहरू वीर, लौटू वीर, लहुरा वीर, इस तरह के वीरों की ये वीर हमारे काशी के आख्यान के जीवंत दस्तावेज हैं। ये यूं ही वीर नहीं थे, यह हमारे बनारस की रक्षा के लिए जब विदेशियों ने, बाहरी लोगों ने बनारस को हड़पने की कोशिश की, तब उसी में एक संदर्भ आया है। विंध्याचल का क्या स्रोत है, मेरे ख्याल से लोकमत ही होगा, कि जब तुलसीदास के रामचरितमानस की मंदिर में, शिव मंदिर में लगी परीक्षा होने कि अगर इसमें सचमुच में ताकत है तो इसको सबसे नीचे दबा दिया जाए, सबसे ऊपर आ जाएगी। इतिहास को आप जानते हैं, इस संदर्भ को आप लोग जानते हैं, इस आख्यान को। उसमें मज़ेदार बात विंध्याचल ने ये जोड़ी है, ये काशी के गुंडे और पहलवानों को सिर के अहीरों ने हड़का करके उस तुलसी दास के रामचरितमानस को ऊपर दर्ज करवा दिया। अब इसमें इसकी प्रामाणिकता कोई मतलब नहीं है। असल बात यह है कि यह देखने में भी सामयिक लगती है और समकालीन भाव बोध को रेखांकित करती है, पहचानने की वह कोशिश करती है। यहाँ पर रामहल्ला आपको दिखेगा। रामहल्ला, इस किताब को पढ़ते हैं रामहल्ला के बारे में आपको दिखाई देगा, आपको गौरैया शाही के बारे में। अब रामहल्ला के बारे में व्योमेश ने अपने लेख में दर्ज किया है। जो मैं जानता, जो मैंने दर्ज किया, जो मैंने कहीं पे लिखा है, वो रामहल्ला का मामला दूसरा था कि जब औरंगजेब यहाँ करके यानी भदैनी के एक मंदिर को तोड़ने आया, तो भदैनी के सारे लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन डर गए और लगा कि वह हनुमान जी का मंदिर अब टूटने ही जाएगा। भदैनी में और 80 घाट पर तो बहुत सारे मंदिर थे। तो तीर्थान के क्रम में उस रामहल्ला को मैंने देखा, जो मुझे बताया गया वहाँ पर वो ये हुआ कि फिर काशी के बंदरों ने साथ दिया काशी के नागरिकों का, और बंदर इकट्ठा होकर के इतना हो हल्ला, इतना शोर मचाए कि सब के सब वो सब भाग गए। जितने जो मुग़ल काल के लोग थे वो सारे के सारे वहाँ से भागे, मुग़ल सेनानी थे। व्योमेश ने उसको थोड़ा और विस्तार से आगे की कथा के बारे में कहा है। तो इस तरह की जो रोचक प्रसंग बनारस से जोड़ने के बारे में है। और आप देखेंगे कि ये ऐसे ही गौरैया शाही के बारे में। अब गौरैया शाही क्या है? गौरैया शाही के बारे में यही जानता था कि बंदर की तरह गौरैया भी जैसे होती ना, जो चिड़िया होती है, कई बार कचकचिया होती हैं, तो कचकचिया बड़े समूह में रहती हैं। और कोई भी कीड़ा मकोड़ा दिख गया, मान लीजिए कोई भी दुर्घटना होने वाली है, तो वो गोल बंद हो करके चीखती चिल्लाती हैं और आवाज़ करती हैं, आप सजग हो जाएं। तो मैं गौरैया शाही उसी गौरैया के कुछ झुंड के आक्रामकता के रूप में देख रहा था। व्योमेश ने बड़ा अच्छा उसका दस्तावेजीकरण किया है। गौरैया असल में चीलम थी,
जब लड़ने की बात आई अंग्रेजों से 1857 में, जब कुछ नहीं मिला तो चीलम की गौरैया, चीलम का जिसे कहते उसको फेंक फेंक के सोने मारना शुरू किया और अंततः हुआ मंदिर भदैनी का। यानी ऐसा लगता है कि बनारस में सर्वाधिक जो घटनाएं घटित हुई इतिहास में वह 80 और भदैनी में हुई। यह भी एक मजेदार है कि 80 और भदैनी ही, मतलब आप देखिए दशाश्वमेध नायकत्व को प्राप्त नहीं कर पाया। आप देखिए कि पंचगंगा कबीर से आगे बढ़ नहीं पाया, रामानंद कबीर के आगे बढ़ नहीं पाया। लेकिन 80 उस गौरैया शाही से लेकर के, काशीनाथ सिंह से लेकर के हम सब में व्यक्त होता है, बोलता है। किसमें नहीं बोलता? जो बनारस का है। बगैर 80 को, बगैर भदैनी को घुलाए मिलाए कुछ आप कर नहीं सकते। तो वही काशिस्थ होने का असल में मुख्य मतलब है। तो आप देखेंगे कि एक तरह का जो हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं इस पत्रिका के माध्यम से, तो इसे सबसे ज़रूरी है कि आप इसे पढ़ें। बहुत सारे संदर्भ आपको इसके बनारस के कथानकों से जुड़े हुए आपको मिलेंगे। और यह भी कि ये जो पत्रिका है, ये जो पत्रिकाएं हैं, या और उसमें समग्रता में तीनों के बारे में कह रहा हूँ कि इसमें आपका अतीत का छंद ही नहीं, वर्तमान की लय भी सुनाई देगी। अतीत के छंद से जो रचना रची जाती है वह काल जीवी नहीं हो सकती जब तक उसमें वर्तमान की लय न हो। इन तीनों पुस्तकों पत्रिकाओं में वर्तमान की लय सुनाई देती है। और इस पत्रिका का महत्व, इस आयोजन का यही महत्व है, इस वर्तमान को, लय को हमारे युवा पीढ़ी, युवा साथी समझें और समझने, उससे जुड़ने की कोशिश करें। और जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बाहर लगे स्टॉल पर आप पत्रिकाओं को, किताबों को खरीदें। केवल फ़ोटो खिंचाने भर के, जैसे हम लोग जब पुस्तकों लोकार्पण करते हैं, हमारे छत्तर से उसी में से एक किताब को 100 ले लेगा और उसी में 200 लड़के फ़ोटो खिंचवाना शुरू कर देंगे। तो वहाँ हिंदी विभाग में तो कर लेना, कोई बात नहीं है, यहाँ मत करना। यहाँ पर पढ़ने के लिए ना, फ़ोटो वाला काम हम लोग विभाग में कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर छात्र हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। तो आखिर में बात ये कि इस आयोजन में जो लोग भी बैठे हुए हैं, जो जुड़े हुए हैं, जो आए हैं, जो इसके माध्यम से हम लोगों को सुन रहे हैं, उनको लेकर के मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जब इन किताबों को पढ़ेंगे, जैसा कि प्रवीण राणा ने बात की, निशांत ने बात की, इसके पहले के सत्र में विस्तार से बातें कुलपति महोदय ने बात की, मिथिलेश नंदिनी शरण ने बातें की, बहुत सारी बातें हुई। तो आप देखिए कि आप अपने भीतर की बैठी हुई काशी को कैसे पहचानेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर तमाम नगरों का एक माया जाल लगा हुआ, बैठा हुआ है। बनारस इस मामले में सचमुच में धरती का अनूठा शहर है। जब बनारस को, और अगर आप बनारस को नहीं समझेंगे, यहाँ के घाटों की संरचना को नहीं समझेंगे, तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे कि बनारस है क्या। आप देखिए, यह असाधारण बात है कि जिस अंतर्राष्ट्रीय काशी घाटवाग विश्वविद्यालय की नींव 2019 में मैंने और विजयनाथ मिश्र ने मिल के रखी, वह काशी घाट विश्वविद्यालय जो आभासिक है, जिसका कोई परिसर नहीं है, गंगा ही परिसर है, जिसका प्रवेश द्वार 80 है, निकास द्वार राजघाट है, वह इस पत्रिका के माध्यम से दस्तावेज के रूप में आ गया है। बहुत बड़ी बात है। विजयनाथ मिश्रा से मैंने कहा था, डॉक्टर साहब आइएगा 10 मिनट के लिए, लेकिन वो कहीं ओपीडी की व्यवस्था वैसे नहीं आ पाए। मैंने उनसे कहा था कि किताब देखने के बाद कि यह बड़ी बात है कि अब सबसे बड़ी चुनौती होगी कि उसमें प्रवेश से अधिक नौकरी के लिए जब आवेदन आएंगे तब हम लोग क्या करेंगे, तब कितना समझाएंगे कि एक आभासिक विश्वविद्यालय को इतना सांस्थानिक स्वरूप दे दिया गया। उसमें बहुत सारे संदर्भ हैं, आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि घाट वाक करते करते किन किन उपलब्धियों से लोग गुजरे हैं। उनके नाम नहीं लूँगा, उसमें कुछ मंत्री बन गए, कुछ पद्मश्री बन गए, कुछ इस विश्वविद्यालय के MS बन गए, और मेरे सा आदमी भी कुछ कुछ करता रहा, बहुत सारे लिख पाया। तो कहने का बहुत कुछ, क्योंकि अगर हम बनारस के घाटों से न जुड़े होते, बनारस तो हम बनारस के बारे में कुछ न जानते, उनके आरोह अवरोह के बारे में कभी नहीं। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि बनारस यंत्रस्थ नहीं, आत्मस्थ करने का शहर है। यह यंत्रों से बहुत आगे की चीज़ है। और आज जिस जयशंकर प्रसाद की जन्म तिथि है, आप जयंती है, वो भी यही कहते हैं कि यंत्रों से ही तुमने
अपने यंत्रों से हमारी सारी शक्ति को तुमने छीन लिया है। हम यंत्रों से छीनी हुई शक्ति को अपने भावार्पण के माध्यम से वापस करने के लिए इस सभागार में आए हैं, इन पत्रिकाओं के साथ आए हैं। इसलिए भी कि आपके भीतर जो काशी कहीं ढका हुआ है वो निकल करके बाहर आकर के मुखर हो जाए। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यास्य पिहितम मुखम तत्वपूषण अपावेणु सत्य धर्माय दृष्टये। मंगल कामना वैदिक ऋषि की ये है कि बहुत सारे आवरणों से हमारा भीतरी अंतस आच्छादित ढका हुआ है। ए प्रभु, उस बाहर के आवरण को उघाड़ दो, उसको हटा दो, हमारे भीतर का जो अंतर मन है वह दिखने लगे, हम जो होना चाहते हैं वो दिखने लगे, सारी यांत्रिकता से हम मुक्त हो जाएं। किस बात के लिए? सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए। तो यह पत्रिका साहित्य की वास्तविकता और शब्दों के आलोक को सुरक्षित रखने के लिए निकाली गई है और उसी सुरक्षा के दायरे में यह आयोजन भी हो रहा है। यही इसकी महत्ता है। मुझे लगता है कि यहाँ से सभागार से जाने के बाद हम में से जितने लोगों के भीतर काशी छुप करके बैठी हुई है, अब वह मुखर होकर के हमारे बाहर निकल जाएगी। और कौन जानता है कि आप भी इसी भाव से काशिस्थ होंगे जिस भाव से काशिस्थ में लेख लिखने वाले लोग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।